वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट ईरा स्वदेशी मूवमेंट पार्ट 2 के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकैट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अब आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे देखेंगे कि मॉडरेट्स का ईरा खत्म होता है और एक्सट्रीमिस्ट का ईरा शुरू होता है 1905 से 1915 तक। अब यहां पर हम देखेंगे कि कैसे ये एक्सट्रीमिस्ट अपने इस मास को जो ये गैदर कर पाते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं इनके बीच में, इनको इस्तेमाल करते हुए इंडिपेंडेंस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। एंड कैसे इनकी लाइफ में काफी सफरिंग भी रहती है, इसको ओवरकम करते हुए इंडिपेंडेंस मूवमेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे आगे देखते हैं हम। देखिए इसमें क्या होता है कि जो स्वदेशी मूवमेंट था जिसकी हमने बात की थी पिछली वीडियो में, जो कि बंगाल पार्टीशन से निकल के आया था, इस बंगाल पार्टीशन से निकला हुआ स्वदेशी मूवमेंट बहुत ज्यादा मास गैदरिंग कर लेता है ऑल ओवर इंडिया, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, एवरीवेयर। अब खास बात यह है इस मूवमेंट की कि पहला जो इंडिपेंडेंस रिवॉल्व हुआ था 1857 में हुआ था, तो इसके करीबन 50 साल बाद ही दूसरा मूवमेंट हो रहा है बहुत ही लार्ज स्केल में, मतलब 1905 में ये मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कैसे लोग अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गवर्नमेंट को फेस करने से डर नहीं रहे, एंड इस वजह से पूरी तरह से गवर्नमेंट शॉक है और ये ईरा 1905-1915 यहां से शुरू होता है। अब यहां पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो सप्रेस करना शुरू कर देती है हमारे सारे रिवोल्यूशनरी लीडर्स को। वो क्या करती है कि सारे मूवमेंट्स को क्रश करना शुरू करती है। जो भी वंदे मातरम या अमर सोना बांग्ला जैसे गाने गा रहा है उसको बैन कर दिया जाता है एंड उसको जेल में भी डाल देते हैं अगर कोई ऐसी हरकत करते हुए पाया जाता है। इसके बाद जो मीटिंग्स होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, इंप्रिजमेंट करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स जो खिलाफ उतर रहे हैं उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट देना शुरू करते हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब मारपीट करना शुरू कर देते हैं उनके साथ। फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबा दिया जाता है और पूरी इस बात से इन्हें एहसास होता है कि ये चीजें इतना काम नहीं कर रही, क्योंकि एक को रोकेंगे तो दूसरा आ रहा है, फिर दूसरे को रोकेंगे तीसरा आ रहा है, तो इनका अगर लीडर ही हम रोक दें तो यहां पर कहानी सप्रेस हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को अलग करना शुरू करते हैं कि भाई तुम अलग रहो, तुम अलग रहो। तो जब इनमें फूट पड़ जाएगी ना एक बार, तो यहां से पूरी कहानी बदल जाएगी। अब देखिए यहां पर कांग्रेस के बीच में टेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है। कांग्रेस क्या होती है, कांग्रेस मतलब मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट की बनाई हुई एक पूरी टीम। अब इनमें ऐसी टेंशन क्यों बढ़ रही थी, पुरानी वीडियोस में मैंने बताया था कि जो मॉडरेट्स होते हैं वो बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से काम करते हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म डाल देंगे, कंप्लेन कर देंगे सरकार के खिलाफ, और इस तरह से वो इस देश के मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि एक्सट्रीमिस्ट को फ्रूटफुल नहीं लगता कि यार कुछ हो तो रहा नहीं है चीजों से, सिर्फ हम करते जा रहे हैं, ऑफिस के चक्कर ही काट रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है। उन्हें कहा कि देश को आजादी दिलाने का तरीका है मास स्ट्रगल को आगे बढ़ाएं। और इसकी वजह से इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ने अपनी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा ली थी बिटवीन द पीपल, और सीधे वो कहते थे हमें स्वराज चाहिए, हमें खुद का राज चाहिए, आप लोग नहीं चाहिए। अब यहां तक की कहानी अंग्रेजों को समझ में आ रही थी कि यार अभी ना कांग्रेस के बीच में दो लोग बन गए जिनके बीच में आइडियोलॉजी डिफरेंस है, तो अगर इस आइडियोलॉजी डिफरेंस में चिंगारी डाल दें तो ये आग पकड़ लेगी और ये स्प्लिट हो जाएंगे। और एक बार कांग्रेस स्प्लिट हो गई तो जो नेशनल मूवमेंट है वो खत्म हो जाएगा। अब यहां पर कोई एक टीम नहीं रहेगी, दोनों में हमेशा विवाद बना रहेगा। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, मॉडरेट्स की सारी एप्लीकेशन कंप्लेंट्स को मंगाते हैं और इनमें से कुछ चीजों को इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो एकदम से कई सारी चीजें जब इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो मॉडरेट्स को लगता है देखो हमारा तरीका तो बहुत अच्छा है। अब देखिए मैं थोड़ा आपको बैकडेटेड ले जाता हूं। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल पार्टीशन हुआ था, मैंने आपको पहले बताया था। अब ये बंगाल पार्टीशन के बाद सीधे लॉर्ड मिंटो आ जाते हैं। लॉर्ड मिंटो जी किसके बाद आते हैं, लॉर्ड कर्जन, मतलब लॉर्ड कर्जन ने कराया बंगाल पार्टीशन और लॉर्ड मिंटो अब उसका रायता समेट रहे हैं। लॉर्ड मिंटो के साथ थे उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉर्ले। इन दोनों को समझ में आता है कि कांग्रेस को स्प्लिट करना है। अब ये कांग्रेस स्प्लिट करने का तरीका यही था कि मॉडरेट्स का एप्लीकेशन कंप्लेंट्स को पूरा कर दें। तो उनकी एक एप्लीकेशन कंप्लेंट्स में था कि रिफॉर्म लाया जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब अंग्रेजों की इस फूट नीति के कारण कांग्रेस में स्प्लिट होना शुरू होने वाला था। मॉडरेट्स चाहते थे कि हमारा कोई एक प्रेसिडेंट बने, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे हमारा कोई प्रेसिडेंट बने। ये दिसंबर 1906 में आग लग गई थी ऐसी। कोलकाता में डिसाइड ही नहीं हो पाया था कौन इस सेशन को कंडक्ट करेगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि एक मॉडरेट्स थे, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बना दो। अब जब दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बने तो जो तिलक ने अपना नाम दिया था प्रेसिडेंटशिप के लिए उसको भी वापस ले लिया और उनकी लीडरशिप में कांग्रेस का सेशन कराया। दादा भाई नौरोजी के इस सेशन के दौरान 4 रेजोल्यूशन पास हुए, स्वदेशी, स्वराज, बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। जब ये 4 रेजोल्यूशन पास हुए तो इस बात से तिलक जो थे बहुत खुश हुए
और तिलक ने दादा भाई नौरोजी का साथ देना शुरू किया और उनका जो स्लोगन था स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट एज दैट ऑफ यूके और द कॉलोनीज, मतलब जैसे स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट आ रखा है यूके में और उसकी कॉलोनीज में, वैसे हमें भी चाहिए। और इसका एग्जांपल था ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम। यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। बट अब यहां पर एक नेशनल एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ था, उसको उसकी जो तारीख थी वो थी 15 अगस्त 1906। उस नेशनल कॉलेज को स्टार्ट करने के बाद उसके प्रिंसिपल बना दिए गए थे अरबिंदो घोष। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब अगले साल एक सेशन होता है 1907 में, दिसंबर 1907 में। इस सेशन में जो प्रेसिडेंट बनते हैं रास बिहारी घोष। जब रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या होता है, जो पहले रेजोल्यूशन निकाले थे दादा भाई नौरोजी ने, उनको कैंसिल कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं इस बात से एक्सट्रीमिस्ट बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की टेंशन और हीटअप हो जाती है और फाइनली इतनी हीटअप हो जाती है कि उस सेशन के अंदर एक दूसरे को मारपीट करना शुरू कर देते हैं। फारूक शाह जो कि एक मॉडरेट्स के लीडर थे, उनको कोई जूता उठा के फेंक के मार देता है, जिसकी वजह से इतनी हीटअप हो जाती है कि पुलिस को बुलाना होता है। और फाइनली उस सेशन के अंदर कांग्रेस दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, एक है मॉडरेट्स एंड एक है एक्सट्रीमिस्ट। तो रोकने की कोशिश गोपाल कृष्ण गोखले एंड तिलक बहुत करते हैं कि अगर हम टूट गए तो नेशनल मूवमेंट टूट जाएगा। बट अरबिंदो घोष एंड फारूक शाह इस बात को और हीटअप करते हैं, नहीं हमें अलग होना है, हम एक साथ काम ही नहीं कर सकते। अब इस बात को पुश देने के लिए कि जो स्प्लिट हुआ है और उसमें मॉडरेट्स को ऊपर अपर हैंड देने के लिए जो हमारे वाइसरॉय होते हैं उस टाइम, मॉर्ले मिंटो, ये जो मॉर्ले होते हैं ये क्या करते हैं, एक रिफॉर्म ले आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का। जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या करते हैं, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देते हैं। जो करीब 16-17 सीट होती हैं अब उन्हें 60 कर देते हैं। और यहां पर वो एक गेम खेलते हैं। वो गेम क्या होता है कि देश को अब रिलीजन के नाम पर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और इस रिलीजन को पॉलिटिक्स के बीच में ले आते हैं। मतलब क्या करते हैं, वो 6 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी बना देते हैं और उनसे कहा जाता है कि मुस्लिम ही लड़ेगा और मुस्लिम ही जीत के आएगा। ये बात इतनी खराब होती है कि इसकी जड़ें आज तक हमारे देश में हैं कि हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में रिलीजन आज तक आ जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि सूरत की स्प्लिट के बाद मॉडरेट्स बड़े खुश हो गए होते हैं कि तुरंत 1909 में ऐसा हो गया होता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में जो उनकी पुरानी एप्लीकेशन फॉर्म्स थे, कंप्लेंट्स थे, उनको पूरा कर दिया जाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता है। बट उसके साथ उन्हें एक बात से बहुत खता होती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट आ गए हैं मुस्लिम्स के लिए, हमारा देश यूनिटी पे चल सकता है, डिवीजन पे नहीं। तो इस बात से वो खता दे, पर उन्हें लगा कि जो हमने कोई चीज पाई है तो उसके साथ हमें कुछ खोना भी पड़ेगा। इस सेपरेट इलेक्टोरेट को मुस्लिम के लिए एक अलग इलेक्शन बनाने के लिए की वजह, इस टर्म को हम कहेंगे कम्युनलिज्म। इस बात को अब याद रखना है, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कम्युनलिज्म। अब एक्सट्रीमिस्ट के साथ उस वक्त क्या हो रहा था, एक्सट्रीमिस्ट को जो प्रोटेक्शन मिली हुई थी मॉडरेट से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंग्रेज के कहीं ना कहीं फेवर में हुआ करते थे, उनके अब न्यूज़पेपर दबा दिए जा रहे थे। अब उनको फ्रीडम ऑफ प्रेस जो थी उनकी खत्म हो रही थी और एक्सट्रीमिस्ट को अब प्रिजन में डाल दिया जा रहा था। अब मीन वाइल पैरल क्या होता है, एक मुस्लिम लीग नाम की पार्टी उभर के आती है। वो कब आती है, वो आती है 1906 में ढाका के अंदर। मुस्लिम लीग से पहले एक सोसाइटी बनी हुई थी मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, उसके लीडर थे या फाउंडर मैं कहूं सैयद अहमद खान। उनका मानना था कि मुस्लिम्स को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। बट ढाका में कुछ ऐसी बात चली कि यहां पर मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हो गई एज अ पॉलिटिकल पार्टी और इसका काम था कि मुस्लिम की राइट्स को आगे लेकर आना जिससे वो दबे नहीं। इसके फाउंडर कौन थे ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। उसके फाउंडर थे आगा खान एंड नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। अब इस सूरत स्प्लिट में इंप्रिजमेंट होना शुरू हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट का। अब वो कौन कौन होते हैं जिनका इंप्रिजमेंट होता है, इस इंप्रिजमेंट में पहला नाम आता है लाला लाजपत राय का। 1907 में अजीत सिंह के साथ इनको पंजाब में हुए राइट्स के ऊपर ब्लेम कर दिया जाता है और इनको मंडाले में जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद जब ये आजाद होते हैं तो लाला जी ब्रिटेन चले जाते हैं। 1908 में कृष्ण कुमार मित्रा एंड अश्विनी कुमार दत्त को भेज दिया जाता है जेल में। अब इसके बाद सबसे बड़े जो प्रोमिनेंट लीडर थे 1908 में तिलक, उनको 6 साल का इंप्रिजमेंट हो जाता है। इस इंप्रिजमेंट के दौरान अरबिंदो घोष भी इंप्रिजमेंट में चले जाते हैं और जब ये बाहर निकल के आते हैं अरबिंदो घोष, तो वो अपना एक आश्रम बनाना शुरू कर देते हैं पौंडीचेरी में और जरा पॉलिटिक्स से थोड़ा असाइड हो जाते हैं। अब जब इतने प्रोमिनेंट लीडर जो कि मास जनरेटेड हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो नहीं होते तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम जनरेट हो जाता है। अब क्या होता है, जब 6 साल बाद जब तिलक जेल से बाहर आते हैं तो वे रियलाइज करते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा
सक्सेसफुल इवेंट रहा, उसने लोगों को जोड़े रखा और लोगों के जुड़ने से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे प्रेशर बना। अब जो सूरत स्प्लिट हुआ था, तिलक का काम होता है कि अब उसको रीयूनाइट करना, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को एहसास दिलाना कि हम दोनों अगर साथ नहीं रहेंगे तो देश आजाद नहीं हो सकता। और इसी के चलते होम रूल मूवमेंट अब आगे बढ़ता है। होम रूल मूवमेंट में एनी बिसेंट उनके साथ सामने आती हैं, जो कि मिलकर देश को एक नई दिशा देती हैं और आजादी कदम एक कदम और आगे बढ़ती हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत ज्यादा पसंद होगी तो खाने पे इनवाइट करें। मैं लेता हूं आपसे विदा। मेरे लिए कोई मैसेज हो तो हैशटैग वाशनी करें, कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।